सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज आ गया फिर से एक नया वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए हम लोग पढ़ क्या रहे थे कि चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर का उसका स्टेट कैसे चेंज हो सकता है। मतलब सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज होता है, लिक्विड से गैस कैसे बनता है, या फिर सॉलिड से गैस कैसे बनता है, यानी कि अपना स्टेट को कैसे चेंज करता है। इसका हम लोग दो तरीका देखे थे, एक बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और एक बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को चेंज करके किसी भी सब्सटेंस का स्टेट को कैसे चेंज करते हैं, ये हम लोग लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। और बाय चेंजिंग द प्रेशर है, ये अभी पढ़ना बाकी है, उसको अभी तक नहीं पढ़े, ठीक है। तो उसको पढ़ने से पहले दो टर्म अभी मेरा बाकी है पढ़ना, एक लैटेंट हीट और दूसरा एक सब्लिमेशन। तो ये दोनों टॉपिक पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बाय चेंजिंग द प्रेशर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले लैटेंट हीट क्या होता है और सब्लिमेशन क्या होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी, ठीक है। तो वीडियो को बस एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो टेंशन लेने की बात नहीं, हम पूरा एकदम स्टार्टिंग जीरो से स्टार्ट करेंगे और एक आपको सिलेबस के लेवल तक ले जाएंगे, ठीक है, जैसे कि हर वीडियो में हम करते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे मेनली, सबसे पहले पढ़ेंगे लैटेंट हीट क्या होता है। देखिए लैटेंट हीट का बात करें तो लैटेंट का मतलब होता है हिडन। क्या होता है? हिडन। और हिडन का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ। तो लैटेंट हीट को हम लोग हिडन हीट भी बोलते हैं। अब इसको हिडन हीट क्यों बोलते हैं, इसका रीजन हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करेंगे या फिर किसी भी सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। जैसे कि नॉर्मल सी बात है, अगर मेरा वाटर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, वाटर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, ये हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। अगर इसको हम लोग हीट करेंगे, मतलब इसको हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज करेगा, 40 से 50 जाएगा, फिर 60 जाएगा। यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर, जितना ज़्यादा इसको हीट सप्लाई करेंगे उतना से टेम्परेचर राइज होगा। ये सिर्फ वाटर के साथ में किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, इतना आपको पता है, ये तो जनरल सी बात है। लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है कि हीट सप्लाई करने पर टेम्परेचर राइज होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है हमेशा। ऐसा कब नहीं होता है? जब कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करते वक्त जो हीट सप्लाई करते हैं उसमें टेम्परेचर राइज नहीं होता है। कहने का मतलब अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, या फिर लिक्विड से गैस में चेंज होते वक्त, जब चेंज हो रहा है उस वक्त जो हीट सप्लाई करेंगे उस वक्त मेरा टेम्परेचर राइज नहीं होता है, समझे। और उस वक्त जो हीट सप्लाई करते हैं, सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आइस को जब हम लोग हीट करते हैं, यहाँ पे सपोज आइस रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा आइस है। आइस को जब हीट करते हैं तो जब तक ये वाटर में चेंज नहीं होता है तब तक इसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है। और इस टाइम तक जो हम लोग हीट सप्लाई किए हैं इसी हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट। इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, सर लैटेंट हीट टेम्परेचर राइज नहीं करता है। बिल्कुल सही, लैटेंट हीट मेरा टेम्परेचर राइज नहीं करता है, वो बस मेरा उस सब्सटेंस का स्टेट को चेंज करता है। समझ में आया लैटेंट हीट किसको बोलते हैं? लैटेंट हीट मतलब जब भी किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा होगा उस टाइम जो हीट सप्लाई करेंगे, हम बस हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जितना हीट सप्लाई किए उस हीट को क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट बोलेंगे। ये मेरा टेम्परेचर राइज नहीं करता है, ये मेरा स्टेट को चेंज करता है, ठीक है। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या है लैटेंट हीट का। देखिए द हीट एनर्जी, पहला बात क्या, हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड लैटेंट हीट। लैटेंट हीट मतलब जब भी किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा है उस वक्त जो हीट सप्लाई करेंगे, यानी उस वक्त जो हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे उस हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। इसी कारण इसको हम लोग हिडन हीट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर को राइज नहीं करता, बस ये सब्सटेंस का स्टेट को चेंज करता है। इसलिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है लैटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर। ये क्या करता है? टेम्परेचर को राइज नहीं करता। जनरली हमको क्या पता है कि अगर हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर राइज होगा, बात भी सही है, लेकिन ऐसा कब नहीं होता है? जब कोई भी सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है उस टाइम जो हीट सप्लाई करेंगे उससे मेरा टेम्परेचर राइज नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए लैटेंट हीट तो समझिए क्या इसको बोलते हैं। ये हम लोग कब सप्लाई करते हैं? जब भी किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा है उस टाइम जो हम लोग हीट सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं लैटेंट हीट, समझिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर लैटेंट हीट एक तरह से तो हीट ही है, सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर में राइज क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे का रीजन क्या है?
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है, वाई लेटेंट हीट डज नॉट काउज राइज इन टेम्परेचर, मतलब लेटेंट हीट सप्लाई करते तो टेम्परेचर राइज क्यों नहीं होता है। देखिए इसके पीछे का रीजन समझिएगा। हम पहले ही बता चुके हैं कोई भी सब्सटेंस पार्टिकल से बना हुआ है, आपको पता ही है बात। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और सॉलिड और लिक्विड में तो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखना, टेम्परेचर तभी राइज करेगा, हम लोग क्या जाने अभी तक, ध्यान सुनिएगा, हम लोग क्या जाने हैं कि किसी भी सब्सटेंस को, सपोज कीजिए मेरा कोई यहाँ पे वाटर है, ठीक है, इसको हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, तो कोई भी सब्सटेंस को हीट सप्लाई करते हैं, हीट मेरा क्या है, एनर्जी, एक तरीका से हीट भी एक तरह से एनर्जी है, तो एनर्जी सप्लाई करते हैं, उसको गेन कौन करता है, पार्टिकल्स गेन करता है, ठीक है, पार्टिकल्स गेन करता है। पार्टिकल्स जो एनर्जी गेन किया उसको अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज करता है तब मेरा टेम्परेचर राइज होगा। अगर उसको काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज करेगा तब मेरा टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन जो हम लोग लैटेंट हीट यहाँ सप्लाई करते हैं, जो लैटेंट हीट यहाँ सप्लाई कर रहे हैं, उससे जो पार्टिकल्स तो गेन कर रहा है, नो डाउट इसमें भी पार्टिकल्स गेन कर रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ा नहीं रहा। क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको चारों तरफ पकड़ा हुआ है उसको तोड़ने में यूज करता है। नहीं समझ में आया, फिर से सुनिएगा। देखिए हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं तो कौन गेन करता है, पार्टिकल्स गेन करता है। टेम्परेचर राइज तभी होगा जब पार्टिकल्स जो एनर्जी गेन किया है उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज करेगा, तब मेरा टेम्परेचर राइज होगा। लेकिन लैटेंट हीट में क्या होता है, जब मैटर अपना स्टेट चेंज करता है उस वक्त क्या होता है, वो अपना काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाता है, अपना जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ से पकड़ा हुआ उसको तोड़ने में यूज करता है। वो काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ाया, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने में यूज किया, इसी कारण टेम्परेचर राइज नहीं होता है, अपना स्टेट को चेंज करता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा तो क्या होगा, लूज हो जाएगा। लूज होगा तो क्या होगा, अगर वो सब्सटेंस सॉलिड होगा तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अगर वो सब्सटेंस लिक्विड होगा तो गैस में चेंज हो जाएगा। तो उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए द latent heat which we supply which is used up in breaking the force of attraction between the particles of a substance during the change of states। यानी कि जो एनर्जी या फिर हीट हम लोग सप्लाई करते हैं उसको कहाँ पे यूज करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज करता है। इसी कारण टेम्परेचर राइज नहीं करता है। टेम्परेचर राइज कब करेगा, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में वो यूज करेगा, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में यूज करेगा, तब मेरा टेम्परेचर राइज होगा। समझे, ये कॉन्सेप्ट आपको लेके चल रहा है। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर तभी राइज होगा जब उसका पार्टिकल्स एनर्जी गेन करेगा और उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज करेगा, तभी टेम्परेचर राइज होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज करता है। लिखा हुआ है सिंपल, ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। इसी कारण टेम्परेचर राइज नहीं होता है। समझ गए लैटेंट हीट क्या होता है, इसको हिडन हीट क्यों बोलता है, क्योंकि ये टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, ये अंदर ही अंदर मैटर का स्टेट चेंज करता है, ठीक है, इसीलिए इसको हिडन हीट भी बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखिए टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके बाद तो इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखिए लैटेंट हीट का दो टाइप्स होता है, एक होता है मेरा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इसको मेल्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कब होगा, जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, यानी कि जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है, ठीक है, और उसको हीट सप्लाई करने के बाद वो मेरा लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम जो लैटेंट हीट हुआ उसको क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे हम लोग हीट सप्लाई किए, सॉलिड को हीट सप्लाई करने पर अगर लिक्विड में चेंज हो जा रहा है तो उस हीट को, उस लैटेंट हीट को क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अगर वही लिक्विड को हम लोग हीट सप्लाई करते हैं और वो मेरा गैस में चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और यहाँ पे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसलिए लिखा हुआ है लिक्विड टू गैस चेंज। अगर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड में है उसको हीट सप्लाई करने के बाद गैस में चेंज हो जाता है तो उस हीट को क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड में है उसको हीट सप्लाई करने के बाद लिक्विड में चेंज हो जाता है तो उस हीट को क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग एक एक करके बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल देंगे जिससे आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो पहले ये दोनों को आप लोग लिख लीजिए कि दो टाइप होता है लैटेंट हीट का, एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट का दो टाइप होता है, तो पहला टाइप है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसको बोलते हैं, जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो वहां पे क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम लोग एक बहुत बड़े एग्जांपल समझते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं, ठीक है।
देखिए एग्जाम्पल क्या है, एक बीकर लिए है, ठीक है, और बीकर के अंदर ढेर सारा आइस का क्यूब रखा हुआ है, आइस रखा हुआ कह सकते हैं, ठीक है, और उस बीकर के अंदर एक थर्मामीटर रखेंगे ताकि वो टेम्परेचर को रीड कर सके। इनिशियली थर्मामीटर कितना टेम्परेचर रीड करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इनिशियली कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब जैसे ही इसको हीट सप्लाई करेंगे, देखिए इसको आग के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही इसको हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मेरा आइस मेरा मेल्ट करना स्टार्ट करेगा, यानी कि आइस अब मेरा वाटर के फॉर्म में चेंज करना स्टार्ट करेगा। ये तो जाहिर सी बात है, अगर आइस को हीट करते हैं तो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, तो हो भी वही रहा है। लेकिन हम लोग टेम्परेचर को ध्यान देना है, क्या होता है जैसे ही हीट सप्लाई करते हैं आइस मेरा वाटर में चेंज हो रहा है, जितना ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे उतना जल्दी आइस मेरा वाटर में चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर मेरा 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस तब तक रहता है जब तक पूरा आइस मेरा वाटर में चेंज नहीं हो जाता है। अगर एक छोटा सा टुकड़ा भी आइस बचा हुआ है तब तक मेरा थर्मामीटर कितना दिखा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस। जब पूरा आइस मेरा वाटर में चेंज हो जाता है तब थर्मामीटर का टेम्परेचर अचानक से एकदम बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, 10, 20, 30, 40, 50 तक चल जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक आइस पूरा कंप्लीटली वाटर में चेंज नहीं हुआ, यानी कि पूरा जो आइस यहाँ पे है जब तक पूरा वाटर में चेंज नहीं हुआ तब तक मेरा थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस ही दिखाता है, यानी कि टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहता है जब स्टेट अपना चेंज कर रहा है तो, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो यहाँ पे हीट सप्लाई किए तो क्या कर रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे जो हीट सप्लाई किया है ये टेम्परेचर को राइज नहीं किया, क्या किया, टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा, लेकिन ये जो हीट सप्लाई किए ये अपना मैटर का उस सब्सटेंस का स्टेट चेंज किया, यानी कि आइस से वाटर बन गया है ना, सॉलिड से लिक्विड बन गया, यानी कि स्टेट चेंज किया। तो इस हीट को क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ है। दो बात क्या बोले, ये हीट में टेम्परेचर राइज नहीं किया, और दूसरा जितना देर हम लोग हीट सप्लाई किए उस हीट को क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो राइज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग के वक्त टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आया। 0 डिग्री सेल्सियस स्टार्टिंग में था, बाद में भी जब तक पूरा आइस वाटर में चेंज नहीं हुआ तब तक पूरा 0 डिग्री सेल्सियस ही था, ठीक है। और क्या, द हीट इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि आइस में तो हीट जा रहा है, ठीक है, जो एनर्जी जा रहा है वो आइस में तो जा रहा है, लेकिन उससे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा। उससे क्या हो रहा है, इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, यानी कि अपना उसका स्टेट को चेंज करने में वो एनर्जी को यूज कर रहा है। समझ में आया, इसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। समझे, इसको पूरा क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ये तो समझ गया कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको बोलते हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन समझते क्या होता है। ये हम लोग आइस लिए थे अभी केस में, इसलिए क्या लिखे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। लेकिन जनरली क्या होगा, जनरल का बात करेंगे तो सॉलिड होगा यहाँ पे, क्योंकि सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होगा तो उसी को ना बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई मेरा सॉलिड था, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग लैटेंट हीट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब देखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड क्या होता है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 1 kg सब्सटेंस को, अगर कोई 1 kg सॉलिड को कंप्लीटली उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट रिक्वायर होगा, समझिएगा 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सॉलिड। एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया था 1 kg आइस को वाटर में चेंज करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए था, कितना एनर्जी रिक्वायर्ड था, 3.34, यहाँ पे लिखते हैं 3.34 इंटू 10⁵ जूल, है ना। तो इतना हीट रिक्वायर है 1 kg आइस को वाटर में चेंज करने के लिए। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना हो जाएगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना हो जाएगा, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अब पर केजी क्यों लिखे हैं, क्योंकि 1 kg आइस को इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए।
समझ में आया। अगर आइस की जगह हम लोग कोई दूसरा सब्सटेंस लेते हैं, जैसे कि हम लोग बटर ले लेंगे, तो 1 kg बटर को लिक्विड में चेंज करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ बटर। तो अलग अलग सब्सटेंस का, अलग अलग सॉलिड का अलग अलग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। ये समझ में आ रहा है किसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि 1 kg सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज करने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हो रहा है भाई कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, सॉलिड से जब भी लिक्विड में चेंज होगा तो क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेकिन जब वही सब्सटेंस, वही सॉलिड को, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उस एनर्जी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सॉलिड। आइस है तो आइस बोलेंगे, बटर है तो बटर बोलेंगे। और एक आइस का कितना होता है, 3.34 × 10⁵ जूल। देखिए 1 kg आइस को इतना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो कम अगर आइस लेंगे, 100 ग्राम आइस लेंगे तो और कम एनर्जी चाहिए होगा, है ना। अगर 1 kg आइस को इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है तो 100 ग्राम को तो इसका और भी कम होगा, 10 ग्राम को और भी कम होगा। इसीलिए हम लोग ये छोटा सा टुकड़ा का आइस लेते हैं, ध्यान समझिएगा, एक छोटा सा टुकड़ा का आइस लेते हैं अपने हाथ में, तो क्या होता है, वाटर में चेंज होता है। क्यों, उसको वहाँ पे एनर्जी कौन दिया। अब देखिए, क्योंकि एक आइस कितना होगा, 5 से 10 ग्राम का होगा, तो उतना कम आइस को हमारा हाथ जो है उतना एनर्जी देने का कैपेबल करता है। यानी कि वो एनर्जी कहाँ से लेता है, हमारा हाथ से एनर्जी को कंज्यूम करता है, जिसके कारण मेरा हाथ जो है टेम्परेचर लूज करता है और हमारा हाथ ठंडा लगता है ना। लेकिन वही 1 kg आइस रखा रहेगा तो उसको छुएंगे हम लोग, टच करेंगे तो वाटर में चेंज नहीं होगा। वहाँ पे अमाउंट कम था इसलिए हम लोग हाथ में ही पकड़ते हुए वाटर में चेंज हो गया, क्योंकि जब 1 kg आइस को इतना एनर्जी चाहिए तो वो 5 से 10 ग्राम का आइस था, है ना। एक टुकड़ा कितना होगा, 5 से 10 ही ग्राम का होगा, तो उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए होगा चेंज होने के लिए। तो उतना एनर्जी मेरा हाथ ही दे सकता है, हीट सप्लाई कर सकता है, इसलिए छोटा सा टुकड़ा को हाथ में ही रखते हुए वाटर में चेंज होता है। लेकिन 1 kg 2 kg रहेगा आइस तो उसको इतना एनर्जी कम से कम सप्लाई करना होगा 1 kg के लिए। 2 kg आइस रहेगा तो इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, 3 kg रहेगा तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे। समझ में आया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए रीजन समझते हैं क्यों ऐसा होता है। हम लोग जो हीट सप्लाई किया उसे टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ इस आइस का, इसका स्टेट चेंज तो हो गया मानते हैं, लेकिन टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे रीजन समझते हैं। देखिए हम रीजन पहले ही बता चुके हैं, कोई भी सब्सटेंस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और हम लोग को ये पता है कि सॉलिड में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में। और थोड़ा देर पहले क्या बताए थे कि जब देखिए हम लोग हीट सप्लाई यहाँ पे किए तो नो डाउट कि आइस का पार्टिकल्स एनर्जी गेन किया होगा, मानते हैं आइस का पार्टिकल्स एनर्जी गेन किया है, लेकिन अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए नहीं किया है। क्या किया है, अपना स्टेट को चेंज करने में अप्लाई किया है। तो जब भी पार्टिकल्स अपना काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज नहीं करेगा तो टेम्परेचर भी राइज नहीं होगा, वो अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज किया है, इसी कारण टेम्परेचर राइज नहीं हुआ और उसका स्टेट चेंज हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ेगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स लूज होगा तो क्या होगा, फिर लिक्विड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड का पार्टिकल्स थोड़ा सा लूज होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। अब समझ में आया इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है। तो ये पूरा था लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो इसको आप लोग अब नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखिए हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ चुके हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मोटा मोटी किसको बोलते हैं, जब कोई लिक्विड सब्सटेंस गैस में चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उस टाइम जो हीट सप्लाई करेंगे उस हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एक बीकर में हम लोग वाटर लिए, अब वाटर अपना इनिशियली कितना नॉर्मल टेम्परेचर पर रहता है, 30 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस पे रहता है, ठीक है। ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि इनिशियली कितना है, 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस है। और एक चीज, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो स्टीम के फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद। कह सकते हैं कि अपना स्टेट चेंज करना स्टार्ट करेगा 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, ठीक है। अभी अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, 30 टू 40 डिग्री में हीट करेंगे तो स्टेट चेंज नहीं करेगा। जब तक ये 100 डिग्री नहीं पहुंचता है तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसको हम लोग हीट सप्लाई किए तो क्या होगा, 30 से 40 जो था वो मेरा चल जाएगा 50 तक, फिर मेरा 60 जाएगा, फिर 70 जाएगा, फिर 90 चल जाएगा, तब यहाँ तक 100 चल जाएगा। यानी कि 5 से 10 मिनट में 100 डिग्री सेल्सियस चला गया, क्योंकि वाटर उतना काफ़ी कम वाटर है, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट में
100 डिग्री सेल्सियस तक चला गया होगा। अब जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, अब ये मेरा स्टीम के फॉर्म में चेंज होने लगा, यानी कि गैस के फॉर्म में चेंज होने लगा। अब हमको यहाँ पे थर्मामीटर को नोटिस करना है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस अब शो कर रहा है क्योंकि गैस के फॉर्म में चेंज करना स्टार्ट कर गया। अब जितना ज़्यादा हीट सप्लाई करेंगे वाटर, उतना जल्दी स्टीम बनाएगा और उतना फास्ट स्टीम बनाएगा। लेकिन थर्मामीटर 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस का उतना ही रहता है, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब तक पूरा वाटर स्टीम के फॉर्म में चेंज नहीं हो जाता है, तब तक थर्मामीटर मेरा इतना ही टेम्परेचर शो करता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो मेरा कांस्टेंट रहता है जब तक मेरा पूरा वाटर स्टीम में चेंज नहीं हो जाता है। जैसे ही पूरा वाटर स्टीम में चेंज हो जाता है, टेम्परेचर मेरा तुरंत स्पीड से बढ़ने लगता है। समझ में आया? तो यहाँ पे जब हम लोग हीट सप्लाई किए 100 डिग्री सेल्सियस के बाद, जब मेरा वाटर स्टीम के फॉर्म में चेंज हो रहा था, उस टाइम जो एनर्जी सप्लाई किए, हीट सप्लाई किए, उस हीट को बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। क्योंकि यहाँ पे हम लोग वाटर लिए, वाटर की जगह कोई और लिक्विड लेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिक्विड बोलेंगे। तो जनरल क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। समझ में आया? तो क्या लिखा हुआ है? वंस द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब बॉयल करना स्टार्ट करेगा, द टेम्परेचर रिमेन, ये टेम्परेचर है, ठीक है, द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस अंटिल ऑल द वाटर हैज चेंज इनटू स्टीम। जब तक पूरा वाटर स्टीम में चेंज नहीं हो जाता है, तब तक टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस का, 100 डिग्री सेल्सियस ही, ठीक है। हम लोग जो हीट एनर्जी सप्लाई किए उससे टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, उससे क्या हुआ है? वो उसका अपना स्टेट चेंज हुआ, यानी कि लिक्विड से गैस में बन गया, इसी कारण टेम्परेचर राइज नहीं हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सॉलिड। बात समझ में आया? अब देखिए, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड क्या होता है? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड क्या होता है? इसका डिफाइन करते हैं, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, 1 kg लिक्विड को, ध्यान सुनिएगा, 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोग वाटर लिए कितना, ½ kg या फिर जितना भी कम लिए होंगे, तो 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने में जितना एनर्जी रिक्वायर्ड कर, जितना एनर्जी सप्लाई करते हैं, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड। 1 kg लिक्विड होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया था कि 1 kg वाटर को गैस में चेंज करने के लिए 22.5 × 10⁵ जूल्स, जैसे जूल लिखते हैं, ठीक है। जूल हम लोग क्यों लिख रहे हैं? हीट का ऐसा यूनिट जूल है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। जिस तरह से स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड, वेट का क्या है? किलोग्राम, उसी तरह हीट का ऐसा यूनिट जूल है, इसको हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, JOULE, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या हुआ? 1 kg वाटर को गैस में चेंज करने के लिए इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर क्या इतना हो जाएगा? 22.5 × 10⁵ जूल पर kg। पर kg क्यों लिखे? क्योंकि 1 kg वाटर को इतना एनर्जी चाहिए गैस के फॉर्म में चेंज करने के लिए। अब अलग अलग लिक्विड का अलग अलग लैटेंट हीट होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगा। मिल्क का अलग होगा, पेट्रोल का और भी कम होगा। पता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन का बहुत कम होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसीलिए जैसे हम लोग हाथ में रखते हैं पेट्रोल को या फिर डीजल को या फिर केरोसिन को, तो हम लोग ठंडा लगता है। क्यों लगता है? जैसे ही हम लोग हाथ में रखते हैं तो उसका लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत कम है, ठीक है। एग्जैक्ट पता नहीं कितना है, लेकिन बहुत कम है। तो बहुत कम होने के कारण इतना कम है कि उसको उतना हीट मेरा हाथ सप्लाई करता है। अब मेरा हाथ से वो हीट गेन कर रहा है, यानी कि मेरा हाथ से वो हीट को कंज्यूम कर रहा है कौन? पेट्रोल। तो मेरा हाथ क्या करेगा? टेम्परेचर लूज करेगा। टेम्परेचर लूज करेगा तो क्या लगेगा? हम लोग ठंडा फील होगा। इसी कारण हम लोग पेट्रोल को हाथ में रखते हैं तो ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि पेट्रोल हम लोग के हाथ से हीट एनर्जी रिसीव करता है या फिर कंज्यूम करता है, जिसके कारण हम लोग का हाथ टेम्परेचर लूज करता है और हम लोग को ठंडा महसूस होता है। तो यही रीजन है इसका, ठीक है। तो समझ गए लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं। और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या था? 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने में कितना हीट चाहिए, और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए कितना हीट चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके पीछे का रीजन समझते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो टेम्परेचर राइज नहीं होता है, ठीक है। समझिएगा, देखिए रीजन सेम है। जो हम लोग फ्यूजन में रीजन समझे थे वही रीजन यहाँ पे भी है कि लिक्विड है, लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, भले सॉलिड से कम होगा लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा।
तो हम लोग जो हीट सप्लाई करते हैं, नो डाउट पार्टिकल्स गेन करता है, पार्टिकल्स ही एनर्जी गेन करता है, लेकिन वो एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज नहीं करता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में यूज करता है। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ था उसको तोड़ने में यूज करता है। अब तोड़ देगा तो क्या होगा, लूज हो जाएगा, और लूज हो जाएगा तो फिर वो गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यही रीजन है कि उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है, बस उसका उस सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है, यानी कि लिक्विड से गैस में बन जाता है। बात समझ में आया? तो यही इसका रीजन है। तो इसको आप लोग अब नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम लोग लैटेंट हीट का 2 टाइप अच्छे ढंग से कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आई नो आपको अभी भी डाउट है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का डेफिनेशन क्या होगा, एक्चुअल इसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए वो आपके लिए लिख कर लाए हैं, क्या है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखिए क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड is the amount in joule required to convert 1 kg of solid to liquid without any change in temperature। देखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड क्या होता है कि 1 kg वो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, उस हीट एनर्जी को बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ दैट सॉलिड। अब अलग अलग सॉलिड का अलग अलग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आइस का लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है, 3.34 इंटू 10 का पावर जूल पर केजी। इसका मतलब क्या हुआ, इतना एनर्जी रिक्वायर है हमको 1 केजी आइस को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। ठीक है, वही चीज अब लिक्विड से गैस में चेंज होगा तब क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दोनों कॉन्सेप्ट सेम है। इसमें क्या होगा, 1 केजी लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायर्ड, यानी कितना हीट हमको सप्लाई करना पड़ेगा, उस हीट को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो डेफिनेशन देखिए वही लिखा हुआ है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 केजी ऑफ सॉलिड 1 केजी ऑफ लिक्विड टू वेपर और गैस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि 1 केजी लिक्विड को गैस या फिर वेपर में चेंज करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब एक्सपेरिमेंट में यह पाया गया था कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना होता है, 22.5 इंटू 10 का पावर 5 जूल पर केजी। यानी कि इतना एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है 1 केजी वाटर को गैस में चेंज करने के लिए, यानी कि स्टीम के फॉर्म में चेंज करने के लिए इतना एनर्जी हमको जरूरत है। अब आपको समझ में आ गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा, डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबा बन रहा है, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। जो लास्ट टॉपिक था सब्लिमेशन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग बाई चेंज ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर के हेल्प से हम लोग किसी भी सब्सटेंस का स्टेट को कैसे चेंज करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सब्लिमेशन और बाई द चेंज ऑफ प्रेशर को नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि जितना कुछ पढ़ाया होगा समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो पढ़ाई करते रहे। बेस्ट ऑफ लक।